नमस्कार। देश और दुनिया की महत्वपूर्ण करंट अफेयर न्यूज़ के साथ मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। चलिए इसी क्रम में सबसे पहले आगे बढ़ते हुए देखते हैं वे कौन से विषय हैं जिस पे हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो यह सभी हमारी आज की महत्वपूर्ण करंट अफेयर न्यूज़ है, सभी बेहद महत्वपूर्ण है। तो प्रत्येक पे चर्चा करेंगे विस्तार से आज के इस सेशन में। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारी पहली करंट अफेयर न्यूज़ जो हमें बता रही है हाइड्रोजन ईंधन सेल बस सेवा के बारे में। भाई देखिए, हाइड्रोजन पे ना एक लंबे समय से रिसर्च हो रही है, तो हमें पता चलते हैं इसके अलग अलग रूप हैं। ग्रीन हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन और येलो हाइड्रोजन इत्यादि इत्यादि अलग अलग कलर में हमें यह हाइड्रोजन देखने को मिलती है। लेकिन फिलहाल हम लोग का जो आज का विषय है यह बता रहे हैं कि भाई हाइड्रोजन का प्रयोग करके बस चलाई जा रही है। अब जनरली ऐसा हम लोग नहीं देखते, तो यही खबर आई है। कह रहे हैं कि भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल बस सेवा शुरू की गई है। कहाँ पे? लेह में शुरू की गई है। तो अब इससे संबंधित सभी पक्षों को समझते हैं, क्योंकि अब जब हम न्यूज़ देख लेते हैं ना तो कई सारे प्रश्न हम लोग के सामने आ जाते हैं। पहला प्रश्न कि क्यों की गई है, दूसरा प्रश्न किसने की है, तीसरा प्रश्न और कितना फंड अलॉट किया गया इसके अंदर, चौथा प्रश्न कितने लाभ होंगे। तो हर एक के बारे में जानेंगे ना बढ़िया से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि भाई ये काम क्यों किया गया। तो कह रहे हैं कि भाई यह काम लद्दाख में हो रहा है कार्बन तटस्थ लद्दाख के दृष्टिकोण से, यानी कि सरकार चाहती है कि जो लद्दाख वाला क्षेत्र है, हम सभी ये बात तो जानते हैं, परिचित है ना इस बात से कि 5 अगस्त 2019 को एक प्रस्ताव पारित किया गया था हमारी संसद में। किससे संबंधित था ये प्रस्ताव? तो बताते हैं कि ये विधेयक था और इस विधेयक के माध्यम से जम्मू कश्मीर को लद्दाख से अलग किया गया और दोनों को ही यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। उसके बाद लद्दाख को अपनी एक अलग आइडेंटिटी मिल गई थी। लेकिन अब बताते हैं कि जिस समय यह आइडेंटिटी दी गई तो इसके बाद 2020 में इंडिपेंडेंस डे के दिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाषण दिया। अपने भाषण में इस पूरे के पूरे दृष्टिकोण को शामिल किया और बताया कि आने वाले समय में हम लद्दाख में ऐसे काम करेंगे जिनसे लद्दाख की जनता को लाभ होगा, इसके पर्यावरण को लाभ होगा और पूरे का पूरा जो लद्दाख है उसको हम कर देंगे कार्बन न्यूट्रल, यानी कि पूरा कार्बन तटस्थ हो जाएगा। तो उसी के बाद से सारा काम शुरू हुआ, एग्रीमेंट्स वगैरह साइन किए गए, इनको कॉन्ट्रैक्ट दिए गए और कह दिया गया कि ठीक है अब इस क्षेत्र में काम करना शुरू कर दो। बड़ा काम था, तो इसी वजह से फिर एक लंबा समय लगा। हमें पता लगता है कि 2020 में जब मोदी जी ने बात कही थी तो उसके बाद सारा कार्यक्रम शुरू हुआ था, डील साइन हुई और आज हम यह न्यूज़ कब पढ़ रहे हैं? वर्ष 2023 में। हालांकि महीना अभी भी अगस्त का ही है। ठीक है, तो अब कह रहे हैं कि काम हो गया शुरू, क्योंकि पहली जो बस है ना वो लेह में अब शुरू कर दी गई है। अब इससे संबंधित बातों को जानना हम लोग के लिए रहेगा कि यह काम किसने किया। तो कह रहे हैं कि भारत की सबसे बड़ी बिजली उत्पादन कंपनी कौन सी है? कह रहे हैं एनटीपीसी। तो कह रहे हैं कि सारा का सारा काम एनटीपीसी को दिया गया और उसके बाद एनटीपीसी ने सारा का सारा मामला संभाला। लेकिन यहाँ पे दो बातें हैं जो आप लोग को समझनी है। पहली बात यह है कि एक्चुअल में जो बस है वो किसी और ने प्रोवाइड करी और जो यह इंजन इसमें प्रयोग हो रहा है, वह इंजन एनटीपीसी के द्वारा तैयार किया गया था, क्योंकि दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। एक्चुअल में बस जो तैयार होती है वो तैयार की थी अशोक लेलैंड ने। ठीक है, तो उसके बाद सारा का सारा काम आगे बढ़ा। इनको बोला गया कि आपको एक ऐसा इंजन तैयार करना है जो हाइड्रोजन के माध्यम से बिजली जनरेट करेगा, और जब वो बिजली जनरेट करेगा तो उससे क्या होगा कि हम बसों का संचालन कर पाएंगे। कितनी बसों की बात हुई है? तो कह रहे हैं कि भाई इंट्रा सिटी सेवा शुरू कर रहे हैं और इसके लिए 5 हाइड्रोजन ईंधन सेल बसों की काम जो था वह किया गया था। कहा था कि हमें इतनी बसें दी जानी है। बात क्लियर है? तो आप लोग को यह पता होना चाहिए कि कौन सी कंपनी किस मामले में जुड़ी हुई है, जैसे कि एनटीपीसी इंजन के लिए और अशोक लेलैंड बसें प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि अशोक लेलैंड जो बस दे रही है उसकी कॉस्ट कितनी है? तो 2.5 करोड़ रुपए की कॉस्ट आ रही है एक बस के ऊपर। बाकी आगे का काम एनटीपीसी संभाल रही है और लद्दाख का प्रशासन संभाल रहा है। हमें देखने को यह भी मिल रहा है, ये हमेशा से ही एक बात स्थिति रहती है। जैसे कि अभी हाल ही में हम देखें, आप जिस भी स्टेट में होंगे, जैसे कि दिल्ली वाले जो लोग हैं, दिल्ली वालों को आजकल ना बहुत सारी ऐसी गाड़ियाँ दिख रही हैं जो बिजली से संचालित हो रही हैं, क्योंकि भाई सब चाहते हैं कि वाहन जो है वह इलेक्ट्रीफाइड हो, जिसकी वजह से कार्बन कम उत्पन्न हो और हम अपने एनवायरनमेंट को सुरक्षित रख पाए। लेकिन इसके साथ साथ एक और प्रश्न खड़ा हो जाता है ना कि मान लीजिए आपने कोई ऐसा वाहन बनाया जो बिजली से संचालित है, बट उसको चार्ज कैसे किया जाएगा? और बड़ी समस्या यह है कि समय किसी के पास नहीं, कोई अधिक समय नहीं लगाना चाहता इस पे, तो ऐसी स्थिति में चार्ज कहाँ होगा वो? तो जब सरकार ऐसा काम करती है, इस दिशा में सोचती है, तो उसके साथ साथ उसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि वह ऐसे स्टेशन स्थापित करे जहाँ पे वो भी वाहन है उस वाहन को रिफ्यूल किया जा सके। तो इसीलिए बता रहे हैं कि लद्दाख में भी यह काम हुआ और लद्दाख में बसों को रिफिल करने के लिए बता रहे हैं कि 1.7 मेगावाट का हरित हाइड्रोजन स्टेशन और
कैप्टिव सौर संयंत्र स्थापित किया गया है। तो जितनी भी बसें यहाँ पे आएंगी उनको यहीं रिफिल किया जाएगा। सभी बात क्लियर हो गई है? ठीक है। अब यह जो बात थी यह हमारे एनवायरनमेंट के लिए महत्वपूर्ण है, लद्दाख के मामले में महत्वपूर्ण है और एक नई दिशा की ओर, एक नई दुनिया की तरफ हम लोग को लेके जा रही है, क्योंकि फिलहाल पूरी दुनिया चाहती है कि कार्बन उत्सर्जन को कंट्रोल किया जाए। तापमान को इस शताब्दी के अंत तक 1.5 डिग्री बोला गया था, अब 2 की बात चलती है कि इसके नीचे रोकने का प्रयास किया जाए। ठीक है। और साथ साथ क्या है कि अब ये जितनी भी बात है हम लोग के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, चाहे प्री हो या मेंस हो, इंपॉर्टेंट हो गई है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप लोग मुझे इस प्रश्न का आंसर दे दीजिए। बहुत अच्छा प्यारा सा क्वेश्चन है और आप बहुत इजीली कमेंट में इसका आंसर दे सकते हैं, तो पॉज करके दीजिए। इसी प्रकार बढ़ते हैं हमारी दूसरी न्यूज़ की तरफ, जो हमें बता रही है भाषिणी के बारे में। भाषिणी समझ रहे होंगे कि भाषा से संबंधित बात होने वाली है। हालांकि ये जो शब्द है ना, ये ऐसा भी बता रहा है कि कोई महिला है जो भाषाओं के बारे में बता रही है, ऐसा कुछ लग रहा है ना हमको। हालांकि ये महिला नहीं है, तो क्या है, अभी हाल ही में G20 की बैठक चल रही थी, तो G20 की बैठक में मोदी जी ने यह नाम ले दिया, कहा कि भारत फिलहाल भाषिणी के ऊपर काम कर रहा है और हम डेवलप कर रहे हैं एक अच्छा खासा पोर्टल। अब क्या है यह मामला, क्यों आया है चर्चाओं में, क्या ज़रूरत पड़ी भारत सरकार को इसकी, या इसके क्या लाभ होंगे, ये सब बातें हम लोग को जानना ज़रूरी हो गया। बात सभी को क्लियर है? तो कह रहे हैं कि भाषिणी जो है ये भारत का AI संचालित भाषा अनुवाद प्लेटफॉर्म है, यानी कि भाषाओं के लिए काम करेगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है, समझिए कि भारत जो है यह अनेक भाषाओं का देश है। अगर हम देखें मामला, तो उत्तर से दक्षिण जाइए या फिर अब पूर्व से पश्चिम जाइए, भाषाएं बहुत ज़्यादा हैं हम लोग के पास, है ना। अब ऐसी स्थिति में क्या है कि भाषाएं तो हैं लेकिन लोग प्रयोग नहीं कर पाते। जैसे कि जनरली टेंडेंसी क्या है, या तो हम संविधान की 8वीं अनुसूची में दी गई भाषाओं का प्रयोग करते हैं या फिर इंग्लिश और हिंदी का। बट अगर हम आगे बढ़ें, जैसे कि आजकल पूरी दुनिया तकनीक से जुड़ रही है, तो अगर हम गूगल पे जाएं या बाकी चीज़ों से जुड़े, तो हमें पता लगता है कि बहुत सारी भाषाएं ऐसी हैं जिनका उपयोग ही नहीं हो रहा है कहीं। उनका ना तो कोई प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, ना ही उनमें बातचीत होती है, ना ही ध्वनि के माध्यम से बातचीत का भी कोई ऐसा साधन उपलब्ध नहीं है कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी भाषा अलग हो वो उसका प्रयोग कर पाए। हालांकि अभी फिलहाल बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है चीज़ों में, भारत की काफ़ी भाषाएं जुड़ गई हैं, बट इस सब के बावजूद अभी भी भारत की बहुत सारी भाषाएं इस तकनीकी दुनिया से ना परे है। और हम जैसे कि देखते हैं कि आदिवासी लोग अपने आप में अलग हैं, भारत सरकार लगातार काम कर रही है इनके लिए भी। तो अब हम चाहते हैं कि ये जो पोर्टल है, हालांकि इसको तैयार करने में बहुत अधिक समय लग रहा है, पर भारत सरकार चाहती है कि हर एक व्यक्ति को यहाँ पे महत्व दिया जाए और भारत के समावेशी विकास के लिए यह काम करे। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति, उसको भाषा यहाँ मिलेगी, अगर हम इंटरनेट में किसी व्यक्ति की भाषा प्रयोग कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर डेवलप करने में प्रयोग कर रहे हैं, स्टार्टअप्स में प्रयोग कर रहे हैं, MSME में प्रयोग कर रहे हैं, कहीं भी प्रयोग कर रहे हैं, तो केवल उसकी भाषा का प्रयोग नहीं होगा, वे सभी लोग जो उस भाषा से जुड़े हुए हैं ना, सबको बहुत अधिक लाभ होगा और उनको विकास करने के अलग अलग अवसर मिलेंगे। दूसरी बात यह कि अगर कोई भी चीज़ इंटरनेट पर पहुँच जाती है, तो ऐसी स्थिति में सिर्फ स्थानीय लोग नहीं बल्कि पूरी दुनिया उससे जुड़ सकती है। तो इस मामले में भी हम लोग को बहुत अधिक लाभ होगा। तो कह रहे हैं कि डिजिटल इंडिया भाषिणी भारत का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित एक भाषा अनुवाद प्लेटफॉर्म है, जो भारत के सभी लोगों को, सभी वर्गों को, सभी समाज के लोगों को और अलग अलग समुदायों को जोड़ने का काम करने वाला है। आगे हम बढ़ते तो इसके उद्देश्य हमें पता लग रहे हैं, क्यों कर रही है सरकार इस दिशा में काम। तो बता रहे हैं कि भाई भारत सरकार चाहती है कि भारत की जितनी भी भाषाएं उनको इंटरनेट पे लाया जाए और डिजिटल सेवाओं में उनका प्रयोग किया जाए, ताकि उससे जुड़े हुए लोग उसका प्रयोग करके इंटरनेट से, तकनीक से और दुनिया से जुड़ सकें। आगे हमें यहाँ पर यह भी पता लग रहा है कि प्रत्येक प्लेटफॉर्म तक भाषा आधारित पहुँच भी अब यहाँ पर उपलब्ध हो सकेगी इसके माध्यम से, जब यह काम सफल हो जाएगा। आगे हम बढ़ते तो हमें यहाँ पर यह भी पता लग रहा है कि सभी भारतीय भाषाओं में सामग्री के निर्माण में मदद होगी, यानी कि अब कोई भी चीज़ अगर हम इंटरनेट पे तैयार करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो लिमिटेड भाषाओं में अवेलेबल है। जब इस काम को आगे बढ़ा लिया जाएगा तो इंटरनेट पे सभी भाषाओं में हमको हर एक चीज़ मिल पाएगी। यह लाभ भी होने वाला। तो लाभ हर जगह होगा, MSME हो, स्टार्टअप हो या कोई व्यक्तिगत इनोवेशन हो, हर व्यक्ति अपने अलग डोमेन लेगा, अपने भाषा में लेगा, अपने प्लेटफॉर्म तैयार करेगा, अपनी भाषा में करेगा और एक विशेष समुदाय को वहाँ पे जोड़ पाएगा। इसके अलावा कह रहे हैं डेटा प्रशिक्षण, बेंचमार्क डेटा सेट, उपकरण और प्रौद्योगिकियों का निरंतर विकसित होने वाला यह भंडार का उपयोग करता है। यानी कि ये बता रहे हैं कि ये एक्चुअल में एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ना, जनरली हम लोग क्या देखते हैं कि कोई प्लेटफॉर्म सरकार तैयार कर रही है या मैं खुद भी कर रहा हूँ ना, तो ऐसी स्थिति में उसका जो मेन एक्सेस है वो मेरे पास रहता है।
ठीक है, लेकिन क्या होता है कि उस पर कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे पोर्टल पे आए, मेरे प्लेटफॉर्म पे आए और इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। बात क्लियर है। बट ये प्लेटफॉर्म थोड़ा सा अलग है, कुछ खास है इसके अंदर। इसमें खास क्या है, तो इसकी सबसे खास बात है इसका भाषादान टैब। यदि कभी आप जाते हैं भाषिणी पोर्टल पे, आप विजिट करेंगे तो आपको वहाँ पे एक टैब लिखा दिखेगा जिस पे लिखा होगा भाषा दान। हाँ, इसी रूप में मिलेगा, चाहे इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो, भाषा दान ही लिखा है उन्होंने। क्यों? अब देखिए, भाषा जो होती है ना, एक्चुअल में हम लोग के लिए क्या है कि वार्तालाप का, संवाद का एक माध्यम होती है। जैसे कि मैं आपसे हिंदी में बात कर रहा हूँ, बीच बीच में इंग्लिश भी बोल रहा हूँ, तो आप उन चीज़ों को समझ पा रहे हैं, जान पा रहे हैं। वैसे भाषा का अर्थ इतना होता है। लेकिन भाषा का एक्चुअल में जो डायमेंशन है ना, एक समुद्र की भांति होता है। और देखा गया है कि भाई अनंत सागर है ये अपने आप में, यानी कि इसके अंदर इतने वर्ड होते हैं कि जैसे कि कोई इंसान जब मरता भी है ना, 60-70 साल में पूरी जिंदगी किताब पढ़ता है, उसके बावजूद बहुत सारे वर्ड ऐसे होते हैं जिनसे वह अछूता रह जाता है और वो नहीं जान पाता। तो उसके लिए इन्होंने क्या किया, सरकार ने प्लेटफॉर्म को ओपन कर दिया है। यानी कि अगर आपको किसी विशेष भाषा का ज्ञान है, हालांकि उस भाषा की पहुंच सीमित है, पर आप उससे परिचित हैं, तो ऐसी स्थिति में आप यहाँ आइए और भाषा दान टैब का प्रयोग कीजिए। क्यों? अगर आपको उससे संबंधित कुछ शब्द पता है, उसकी बातें पता है, सेंटेंसेस पता है, तो आप आइए, उन सभी चीज़ों को वहाँ जोड़िए ताकि सरकार उनको कंपाइल कर सके और आने वाले समय में यूज़ किया जा सकते। जनरली क्या कीजिए आप, जब बचपन में हम लोग पढ़ते थे तो टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी नहीं हुआ करती थी, बट डिक्शनरी मार्केट में अवेलेबल थी और वहाँ पे सीक्वेंसिंग में हर एक वर्ड बताया होता था, उसके सिनोनियम एंटोनियम्स होते थे, उसका अर्थ होता था, जिसकी वजह से हम उसकी सहायता से कई चीज़ें सीखते थे। ये उसी प्रकार काम करेगा और लोगों को मौका दे रहे हैं कि आप अपनी भाषा की जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं, जो भी शब्द हैं, उसको यहाँ पे शामिल करेंगे ताकि बाकी लोग तक पहुंच जाए। तो आपके योगदान के लिए इस प्लेटफॉर्म को ओपन रखा है सरकार ने। इसके अलावा हमें यहाँ पर यह भी पता लग रहा है कि सरकार ने यहाँ पर 4 अलग अलग विधियां शामिल की हैं जिसके माध्यम से कोई व्यक्ति योगदान दे सकता है। क्या कह रहे हैं? सुनो इंडिया, लिखो इंडिया, बोलो इंडिया, देखो इंडिया। अगर आप किसी शब्द को देखना चाहते हैं कि उसको लिखा कैसे जाता है, तो बिल्कुल आप यहाँ देख सकते हैं किसी विशेष भाषा में। बोलना चाहते हैं तो आपको उच्चारण भी बताया जाएगा कि उसका उच्चारण क्या होता है, लिखना भी बताया जाएगा, और सुनने में वह कैसा लगता है तो यह भी आपको वहाँ उसी प्लेटफॉर्म पर बताया जाएगा। तो इसके माध्यम से कोई व्यक्ति यदि इंटरेस्टेड है किसी लोकल लैंग्वेज में या किसी और लैंग्वेज में, तो वह सीख जान भी सकता है और योगदान भी कर सकता है। दोनों ही काम इससे होंगे। बात क्लियर है? तो अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये पोर्टल भारत की भाषा विविधता के लिए और इसके प्रसार के लिए और दुनिया को उसको जोड़ने के लिए। क्लियर है बात सभी लोग को? तो सारी महत्वपूर्ण बातें जो भी हो सकती थी आप लोग को बताने का मैंने पूरा प्रयास किया, बट आप लोग भी प्रयास कीजिए। और कुछ लोग कमेंट नहीं करते हैं, काफ़ी लोग मैं देख रहा हूँ कि वीडियोस देख रहे हैं, प्रयास कीजिए, बहुत अच्छा है आप लोग के लिए। और मैं बिल्कुल हर एक प्रयास कर रहा हूँ कि आपके लिए क्लास अच्छी बनाई जा सके, इन्फॉर्मेटिव बनाई जा सके। तो ज़रूरी है कि आप लोग इस प्रश्न का आंसर कमेंट कर दीजिए। बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन लाते हैं आपके लिए। तो बढ़ते हैं हमारी तीसरी न्यूज़ की तरफ, जो हमें बता रही है लिकारू मेगला फुक्चे सड़क के बारे में। नाम थोड़ा अजीब है बट महत्वपूर्ण है हमारी एग्जाम की दृष्टि से। क्यों? क्योंकि कह रहे हैं कि दुनिया की सबसे ऊंची मोटर प्रयोग के लिए सड़क जो है वह बनाई जा रही है अब। तो कह रहे हैं कि भाई इसलिए यह महत्वपूर्ण है और एग्जाम में पूछा जा सकता है। कौन बना रहा है? भारत ही बना रहा है। अब और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई। अब प्रश्न यहाँ पर भी आ गया कि अब यह बना किस ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से रहा है, क्यों बना रहा है, क्या हमें ज़रूरत है और लाभ क्या होने वाले हैं इससे आने वाले समय में। ठीक है, तो समझते हैं दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क से संबंधित बातों को। तो यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि इसको बनाने का काम कर रहा है सीमा सड़क संगठन BRO। ठीक है, इसके अलावा पता लग रहा है कि काम कहाँ हो रहा है? पूर्वी लद्दाख में हो रहा है। तो कह रहे हैं कि यह जो सड़क बन रही है यह पूर्वी लद्दाख के डेमचुक सेक्टर में बन रही है और हानले नामक एक जगह है उसके पास बन रही है। इसके अलावा यदि हम देखते हैं तो हमें यहाँ पर यह पता लग रहा है कि यह जो सड़क है यह सड़क 64 किलोमीटर लंबी है, जो बन रही है 19,400 फीट की ऊंचाई पर। यानी कि लंबाई तो 64 किलोमीटर है, बट उसके बावजूद जो यहाँ पर हाइट का नंबर हम देख रहे हैं ये हाइट बहुत ही ज़्यादा है। तो इस वजह से इसको सिर्फ बनाना नहीं है, इसको बनाते समय जो सिक्योरिटी के मेजर्स हैं हर एक चीज़ को फॉलो करना है और बहुत ज़्यादा ध्यानपूर्वक तैयार इसको करना रहेगा। कहाँ ये काम करेगी, यानी किन किन क्षेत्रों को जोड़ेगी? तो हमें पता लग रहा है कि जगह का नाम है लिकारू। तो लिकारू को फुक्चे से जोड़ रही है, जो नाम हमने यहाँ देखा भी था। लिकारू को जोड़ेगी फुक्चे से, बीच में जगह पड़ रही है एक मिगिल्ला।
ठीक है, तो यह 3 क्षेत्र महत्वपूर्ण है लद्दाख के इस मामले में। यहाँ पे हमें ये भी पता लग रहा है कि सरकार ने जो अनुमानित राशि इसके लिए रखी है वह रखी है 520 करोड़ रुपए। हालांकि ये अनुमानित होती है, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये भी काम शुरू हुआ है ना, ये बात आप भी जानते हैं। आप अगर सोचते हैं कि घर में कुछ काम करवा लिया जाए या घर पूरा दोबारा बनवा लिया जाए तो आप बजट रखते हैं, बट ये हमेशा होगा कि आप जो बजट रखेंगे ना उससे अधिक खर्च होता है। तो ये भी एक ऐसी स्थिति है, बजट का अनुमान रखते हैं कि इतना खर्च होगा, बट समय भी लगता है, काफ़ी टाइम भी लगता है, और कई बार ऐसा होता है कि धन अधिक खर्च हो जाता है। ठीक है, तो यह बातें जो अभी हमने की वह नई सड़क के बारे में, जब ये बन के तैयार हो जाएगी तो दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क बन जाएगी। लेकिन आज भी कहीं ना कहीं कोई सड़क तो होगी जो दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क कहलाती है, क्योंकि रिप्लेस ही होता है जनरली मामला। ऐसा हम देखते हैं बहुत कम है आज के समय में, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि तकनीक विस्तार कर रही है, दुनिया आगे बढ़ रही है, तो नई नई बुलंदियों को छू रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो फिलहाल हमें पता लग रहा है कि एक सड़क पहले भी बनी हुई है जिसको दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क के रूप में जाना जा रहा है। तो कौन सी है वो सड़क, वर्तमान वाली, इसको भी जान लेते हैं, फिर नई के बारे में आप लोगों ने सब कुछ जान लिया। तो पता लग रहा है कि वर्तमान में दुनिया की सबसे ऊंची जो मोटर योग्य सड़क है वह लद्दाख में ही है। कहाँ पे, उमलिंग ला के निकट है ये। ठीक है, अब इसकी जो ऊंचाई है वह कितनी है, तो 19,024 फीट है। अब जो नई वाली बन रही है सड़क उसके बात करें तो 19,400 फीट है। तो अंतर तो कोई बहुत अधिक नहीं है ना, लगभग देख रहे हैं हम कि 376 फीट का अंतर हमें यहाँ देखने को मिल रहा है अभी। ठीक है, हालांकि इस सड़क की जो लंबाई है वह 52 किलोमीटर है, और जो अभी बन रही है उसकी कितनी है, 64 किलोमीटर। बात क्लियर है। यह जो सड़क अभी वर्तमान में है वह किस क्षेत्र को जोड़ती है, तो चिशुमले को डेमचोक से जोड़ रही है, ये भी पता होना चाहिए। तो अब आयोग की मर्जी है, अगर वो क्वेश्चन पूछना चाहेगा तो वर्तमान वाले से ही पूछ सकता है या फिर नए वाले से ही पूछ सकता है, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि अभी हमने न्यूज़ पढ़ लिया है तो बहुत जल्दी तेजी में बना कर तैयार कर देंगे। जैसा हमने कल देखा था 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस के बारे में ना, इतना जल्दी काम नहीं होगा, समय लगेगा। तो इसलिए आप बेझिझक इस प्रश्न का आंसर दे सकते हैं। काफ़ी अच्छा प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पर आ गया है, कॉमेंट कर दीजिए। ठीक है, तो बढ़ते हैं हमारी अगली न्यूज़ की तरफ, जो हमें बता रही है प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्र के बारे में। इस न्यूज़ को समझने का जो हम लोग का कारण है वह हिमाचल प्रदेश है। अगर हम लोग न्यूज़ देख रहे हैं, जितने भी लोग रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं या किसी प्लेटफॉर्म पे विजिट करते हैं न्यूज़ पढ़ने के लिए, तो उन्हें रेगुलर बेसिस पे ऐसी खबरें मिलेंगी जहाँ पे बात हो रही होगी कि लैंडस्लाइड हो गया है, वाटर ओवरफ्लो हो गया है, सड़क बंद हो गई है, मार्ग अवरोधित है, या बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। यह न्यूज़ रेगुलर चल रही है और लगभग देखा जाए तो 1.5 महीना हो गया है यह न्यूज़ पढ़ते पढ़ते। तो क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुआ है हिमाचल प्रदेश। तो अफेक्ट होते होते अब हिमाचल प्रदेश सरकार ने कह दिया है कि भाई पूरा हिमाचल जो है यह प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्र है, यह इन्होंने घोषणा कर दी। और आज हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से भी मिलने आ रहे हैं कि आगे की क्या नीतियाँ हो और किस प्रकार हम इससे बचें। तो यहाँ पर यह प्रश्न खड़ा हो जा रहा है कि क्यों किसी क्षेत्र को आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित कर रहे हैं, इसके क्या मायने हैं और राज्य को इस मामले में क्या लाभ होगा या क्या रणनीतियाँ निर्धारित होंगी, समझते हैं आगे इससे संबंधित सभी बातों को। तो क्या कह रहे हैं बातों में, कह रहे हैं कि भाई राज्य जो है लंबे समय से प्रभावित है, ऐसा हमको पता है। अब क्या होता है कि जब कभी भी कोई भी क्षेत्र, जैसे कि 2 तरह से होता है, भारत की अगर स्थिति आपको बताऊं, हम 2 स्थिति बनाई हुई है। पहली होती है स्टेट लेवल पे और दूसरी होती है नेशनल। ठीक है, अब क्या होता है कि कभी हम किसी आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित कर सकते हैं। राष्ट्रीय आपदा घोषित करने का मतलब यह है कि भारत के लगभग सभी क्षेत्र, जितने राज्य हैं वह सब उससे प्रभावित हों, हर एक व्यक्ति तक वह चीज़ पहुंच रही हो। जैसे कि हमने किया था कोविड के मामले में, कोरोना था तो उस समय हर व्यक्ति प्रभावित हो रहा था, लोग मर रहे थे, तो वह हम लोग के लिए नेशनल कंसर्न भी था और इंटरनेशनल कंसर्न तो वो बन ही गया था, ये हमने देखा था। बट ऐसी कोई परेशानी जो भारत के सभी राज्यों को प्रभावित कर रही है तो वह नेशनल कंसर्न। बट कोई आपदा, ऐसी प्राकृतिक आपदा जो सिर्फ किसी एक राज्य तक सीमित है, किसी एक क्षेत्र तक सीमित है, तो ऐसी स्थिति में उसको अब देखते हैं कि राज्य पूरा प्रभावित हो रहा है, लोग बहुत अधिक परेशान हैं, तो आप राज्य को आपदा प्रभावित राज्य घोषित कर सकते हैं। यह वही खबर आ रही है। लेकिन इसके मायने क्या हैं, यह भी हम लोग को समझना पड़ेगा। इसका मायना यह है कि भाई पहली बात तो अगर कोई राज्य आपदा प्रभावित राज्य घोषित हो जाता है तो फिर राज्य सरकार की जो प्रायोरिटी है, सिर्फ राज्य सरकार की ही नहीं बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी सहयोग करेगी, उसकी भी यह प्रायोरिटी बन जाएगी कि हर
एक मामले में अब उस आपदा के नियंत्रण का प्रयास किया जाए। जो भी रणनीति हो सकती है वो हर एक रणनीति पे कार्य करें और कोशिश करें कि आगे उस रणनीति से माध्यम से उस आपदा को समाप्त कर लिया जाए। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि ओडिशा एक लंबे समय तक चक्रवातों से प्रभावित रहा, बट उसने रणनीति ऐसी तैयार कर ली, उसने ऐसा सिस्टम तैयार कर लिया कि अब उसने उन चक्रवातों की सुभेद्यता को बहुत अधिक कम कर लिया है। और अब पहले के मामले में बहुत ही कम नुकसान उठाना पड़ता, बट पहले बहुत नुकसान होता था और आप नहीं कंट्रोल कर सकते क्योंकि प्राकृतिक आपदा है, चक्रवात बनेंगे समुद्र के अंदर, लो प्रेशर होगा ही होगा, और लो प्रेशर होगा तो उसका मतलब है कि भाई चक्रवात आएंगे, पानी लाएंगे और तटीय जनजीवन को नुकसान पहुंचाएंगे, यह सब काम होगा ही यहाँ। ठीक है, तो कह रहे हैं कि भाई अब यहाँ पे सारा का सारा काम करना है, राज्य इस दिशा में काम करेगा, प्रधानमंत्री से भी बात करेंगे। और हम सभी जानते हैं कि भारत में राष्ट्रीय आपदा नियंत्रण प्राधिकरण भी बनाया हुआ है सभी के लिए, ताकि आपदाओं से निपटा जा सके। और प्राकृतिक आपदा बहुत अधिक परेशान करती है, लेकिन प्राकृतिक आपदा संबंधित एक जो टर्म है वह है योकोहामा रणनीति। योकोहामा रणनीति का मतलब क्या है? एक्चुअल में जापान जो है ना एक आइलैंड है, और ऐसा आइलैंड है जो हर तरफ से समुद्र से घिरा हुआ, महासागर से घिरा हुआ। ऐसी स्थिति में क्या है कि वो प्राकृतिक आपदाओं से बहुत अधिक प्रभावित होता था। इसी कारण से भाई एक समिट की गई। समिट कहाँ की गई थी भाई? योकोहामा नामक जगह में, जापान में। कब की गई थी? तो कह रहे हैं कि भाई 23 से 27 मई 1924 को की गई थी, इसीलिए इसको योकोहामा समिट कहते हैं। ठीक है, योकोहामा नगर में की गई थी। अब शामिल कौन हुआ था? तो कहते हैं कि संयुक्त राष्ट्र के सभी देश आए और उन्होंने आकर के बातचीत करी और उसको नाम दिया गया था प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण विश्व कॉन्फ्रेंस। तो इसमें हर एक वो बात की गई, इन्होंने हर एक मुद्दे पर चर्चा की जिसके माध्यम से आपदाओं को, प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव को नियंत्रित किया जा सके। तो कहते हैं कि भाई इसकी रोकथाम, तैयारी और शमन के लिए सारे जो भी दिशा निर्देश थे वह निर्धारित किए गए, और उसके बाद इसके जो सिद्धांत थे, इसके सिद्धांतों को 2 भागों में बांटा गया, भाग 1 और भाग 2। ठीक है, अब भाग 1 में क्या था? तो कहते हैं कि जो इसका भाग 1 है वो हमें यह बताता है कि आपदा का न्यूनीकरण कैसे हो सकता है, यानी कि आप कौन सी विधियां अपना सकते हैं। यह बातें जो हैं वह भाग 1 में की गई हैं। वहीं हमें पता लगता है कि अब जिन जिन माध्यम से, जिन जिन चीज़ों को अपनाकर हम इन आपदाओं के न्यूनीकरण का कार्य कर सकते हैं, वहीं अब इसके लिए कार्य योजना क्या हो सकती है। यानी कि विधि पता लग गई, पैटर्न पता लग गया, उपाय पता लग गया, पर अब किस प्रकार इंप्लीमेंट करेंगे, कितने चरणों में करेंगे, यह सभी बातें जो हैं वह इसके भाग 2 में है। तो इस प्रकार यह योकोहामा रणनीति महत्वपूर्ण है, और पहले अगर आप पेपर सर्च करेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन भी बन चुका है ऑलरेडी, तो इसलिए यह महत्वपूर्ण है और कभी भी दोबारा आयोग पूछ सकता है। आयोग किसी भी चीज़ से बाध्य नहीं है। ठीक है, इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात अगर मैं आप लोग को बताऊं तो वह यह है कि इन सभी प्रयासों को जानते समझते हुए पता लगा कि पूरी दुनिया में आपदा एक बड़ी समस्या है और प्राकृतिक आपदाओं से दुनिया के लगभग सारे ही देश प्रभावित है। तो ऐसी स्थिति में इन लोगों ने एक दशक निर्धारित किया। कौन सा? आपदा न्यूनीकरण का अंतर्राष्ट्रीय दशक। कौन सा था ये दशक? तो बता रहे हैं कि वर्ष 1991 से 2000 वाला जो दशक था, इस पूरे दशक को इन्होंने अनाउंस किया था कि यह आपदा न्यूनीकरण के दशक होगा, और इस पूरी अवधि के दौरान हम कार्य करेंगे और वह सभी चीजें निर्धारित करेंगे जिनके माध्यम से प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव को नियंत्रित किया जाना संभव हो सकेगा। क्लियर है बात? तो क्या क्या इससे संबंधित महत्वपूर्ण बातें थी आप जान गए हैं। अब जरूरी है कि मुझे इस प्रश्न का आंसर भी दे दीजिए। क्यूट सा प्रश्न आप लोग के लिए। ठीक है, ओके, वीडियो पॉज करके आंसर दे दीजिए। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हमारी आज की आखिरी न्यूज़ जो बता रही है पारंपरिक औषधि वैश्विक शिखर सम्मेलन के बारे में। तो भाई हाल ही में यह सम्मेलन आयोजित हुआ। यह सम्मेलन आयोजित किया था विश्व स्वास्थ्य संगठन ने, WHO जिसको हम लोग बोलते हैं, तो उसके द्वारा आयोजित था। हालांकि यह जो सम्मेलन था यह भारत में हुआ, गुजरात के गांधीनगर में। तो इस वजह से अभी हमें पता है कि भारत G20 प्रेसिडेंसी भी कर रहा है। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि बेशक यह पूरा का पूरा जो सम्मेलन था, यह सम्मेलन आयोजित किया था WHO ने, लेकिन उसके बावजूद भारत इसमें एक सह मेज़बान देश था इसका। ठीक है, तो भारत के साथ मिलकर सारा का सारा काम ये हुआ है। इतनी बात सभी को क्लियर हो गई है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब उद्देश्य क्या था, क्यों चाहते थे? तो देखिए इसका जो टाइटल है ना, उसको देख के आप समझ जाएंगे कि एक्चुअल में मामला क्या था। कई न्यूज़ ऐसी भी हैं जहाँ पे हिंदी में इसको लिख दे रहे हैं पारंपरिक चिकित्सा, जनरली पारंपरिक औषधियों की बात होती है, जो WHO की वेबसाइट पर भी इसी प्रकार लिखा हुआ है, UN ने भी इसको ऐसे ही लिखा है। ठीक है, तो इसलिए हम औषधि के रूप में इसको डिस्कस कर रहे हैं। अब पारंपरिक औषधियों के लिए बात थी, तो इसका उद्देश्य क्या होगा? इसका उद्देश्य यही होना है कि जो हम लोग की पारंपरिक औषधियाँ हैं, अब यह जो पारंपरिक औषधियों वाला ज्ञान है ना, ये दुनिया के पास नहीं है। जो पश्चिमी देश है उनके पास नहीं है, वह नहीं जानते कि पारंपरिक जैसी कुछ चीज़ है औषधि के मामले में, लेकिन भारत जानता है। क्यों जानता है? क्योंकि हमारे पास चरक संहिता है,
उसमें बताया गया था कि कैसे कैसे उपचार करने हैं। इसके अलावा हमारे पास और भी अलग अलग ग्रंथ हैं जिसमें अलग अलग जड़ी बूटियों का, वृक्षों का, पत्तों का बताया हुआ है कि कैसे हम औषधि के रूप में प्रयोग कर सकते हैं और उनके माध्यम से अलग अलग समस्याओं को, अलग अलग बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में भारत अब आज यह चाहता है कि जो ज्ञान हमारे पास है वो सिर्फ हमारे पास नहीं रहे, हम आधुनिक तकनीकों से बदलते विश्व के साथ उसको जोड़ें और जोड़ करके सभी लोगों तक उसका लाभ पहुंचाए। यह सभी काम जो है वह भारत चाहता है, इसीलिए यह पूरा सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो वर्तमान में जो भी स्वास्थ्य चुनौतियां हम लोग के सामने खड़ी हुई हैं, अभी तो हम उभरे भी नहीं हैं ठीक से ना कोविड से, सब लोगों ने देखा कोविड वाला सिचुएशन। तो जो ये नई स्वास्थ्य चुनौतियां आ रही हैं, भारत सरकार चाहती है कि पारंपरिक ज्ञान जो है उसको जोड़ो, ताकि ऐसा हम आविष्कार कर सकें, नया इनोवेशन हो जिससे इन बीमारियों को फैलने से रोका जा सके। बात क्लियर है। तो आगे हमको यह भी पता लग रहा है कि सरकार चाहती है इससे सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज हो, पारंपरिक औषधियों का ज्ञान आगे बढ़े और पीढ़ी दर पीढ़ी बाकी नए लोग भी जाने कि भारत में किस प्रकार का ज्ञान है और एक अमूल्य धरोहर है हमारे पास में। ठीक है, तो इसके माध्यम से जन जन तक जितना भी लाभ हो सकता है वह पहुंचाने का कार्य किया जाएगा। जब चर्चा हुई यहाँ पर तो 4 खंडों में जनरली चर्चा हुई ऐसा बताया जाता है। कहते हैं कि शोध, साक्ष्य और अधिगम किसके बारे में? भारत के पारंपरिक ज्ञान के बारे में। बहुत अच्छी खासी डिबेट चली। डिबेट में जो पश्चिमी लोग थे उन्होंने कहा कि आपके ज्ञान की हम लोग के पास में कोई जानकारी प्रॉपर नहीं है। अगर कभी कोई इंसान बीमार होता है तो आप होम्योपैथिक मेडिसिन के माध्यम से ट्रैक ही नहीं कर पाते कि कितना वो रिकवर कर गया या उसको कितना लाभ हुआ है और एक्चुअल में जो विधि अपनाई गई है वो उसके लिए कारगर है। तो कह रहे हैं कि भाई शोध यानी कि आपके रिसर्चेस क्या है इसके ऊपर, उसको लेकर के कोई भी सटीक प्रमाण नहीं है। आप कोई खास साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं कर सकते। जैसे कि अगर हम वेस्टर्न तकनीकों के माध्यम ट्रीटमेंट कराते हैं तो एक्सरे वगैरह, अल्ट्रासाउंड वगैरह सब होता है, पता लगता है कि क्या क्या प्रोग्रेस हुई है, क्या क्या चेंजेस हुए हैं बॉडी में, बट इस मामले में नहीं पता लगता। अधिगम क्या रहेगा? तो उन सबको लेकर कोई भी पुख्ता मामला नहीं है, बट भारत ने भी अपनी बात रखी बढ़िया से और बताया कि अब तक करोड़ों लोग ठीक हुए हैं भारत के पारंपरिक ज्ञान के माध्यम से ही। और जिस समय आपकी आधुनिक तकनीक नहीं थी ना, लोग तब भी ठीक होते थे क्योंकि राजवैद्य हुआ करते थे और वो वैद्य जानते थे। तभी तो रामायण में भी हमने देखा कि कैसे जब लक्ष्मण मूर्छित हुए थे तो पूरे के पूरे पर्वत को उठा लाया गया था सिर्फ संजीवनी के लिए, क्योंकि पता था वैद्यों को कि किस औषधि से, किस पेड़ पौधे से, किस पत्ते से क्या काम हो सकता है। इसके अलावा नीति, डेटा और नियंत्रण की बात यहाँ पे की गई कि कैसे कैसे नीतियाँ होनी चाहिए, कैसे बीमारियों का नियंत्रण हो और डेटा क्या है आप लोग के पास में, सब चीज़ों पर चर्चा हुई। नवाचार कैसे हो और डिजिटल स्वास्थ्य में पारंपरिक ज्ञान कैसे मदद करेगा, ये बातें हुई। इसके अलावा जैव विविधता को लेकर बातें हुई, समानता को लेकर बातें हुई और आदिवासी जो लोग हैं उनके पास जो पारंपरिक ज्ञान है औषधियों का उसको साझा करने की बातें भी यहाँ पर हुई, क्योंकि मामला सारा पारंपरिक ज्ञान को, पारंपरिक औषधियों को लेकर के ही था। महत्व क्या है? तो महत्व बहुत अधिक है। कह रहे हैं कि 194 में से 170 देश आज भी पारंपरिक औषधियों का प्रयोग कर रहे हैं, ऐसा देखा गया है। 194 देश कौन से? WHO के जो सदस्य हैं। हालांकि आप आज बढ़ रहे हैं, आधुनिक तकनीकों को अपना रहे हैं, बट हम पारंपरिक ज्ञान को नहीं छोड़ रहे और जुड़े हुए हैं आज भी इन सभी से। इसके अलावा हमें यहाँ पर यह भी पता लग रहा है कि विश्व के अनेक हिस्सों में आज भी काफ़ी सारा मामला चल रहा है पारंपरिक और पूरक चिकित्सा को लेकर के, और बहुत सारे अलग अलग समुदायों को, अलग अलग वर्गों को इससे जोड़ते हुए लाभ पहुंचाने का कार्य भी किया जा रहा है। ठीक है, यह सभी बात आपको क्लियर हो गई। तो इस पूरे के पूरे सम्मेलन के माध्यम से भी यही काम होना था कि ताकि बड़े बड़े जो संस्थान हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो इस क्षेत्र में काम करते हैं वो जुड़े, ताकि उनके माध्यम से चीज़ों को फंड प्रोवाइड किया जा सके और यह आगे बढ़ते हुए काफ़ी लाभकारी हो दुनिया के सभी देशों के लिए। भारत की आज की स्थिति अगर हम समझे इस मामले में तो पता लग रहा है कि भारत में आयुष मंत्रालय का गठन किया गया था 9 नवंबर 2014 को। समझ गए ना, बीजेपी गवर्नमेंट के आने के बाद क्या उद्देश्य था? भारत का जो पारंपरिक और पूरक चिकित्सा है उसको बढ़ावा मिले, प्रोत्साहन मिले और सभी लोग जुड़ सके। इसके अलावा अगर हम स्थितियों को समझे तो हमें यह पता लग रहा है कि इस पूरे के पूरे मंत्रालय को दायित्व दिया गया है कि भारत का जो पारंपरिक ज्ञान है, प्रणालियां हैं, उनको अब जिस स्थिति में वह पुनर्जीवित करो और उसके विकास के लिए जो काम हो सकते हैं वो करो। तभी तो आज हम देख रहे हैं कि WHO के जैसा संस्था, इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज कर रहा है पारंपरिक चिकित्सा को लेकर एक पूरा का पूरा सम्मेलन, और सारी बात इन्हीं पे हो रही है। इसके अलावा बताते हैं कि भारत में यह कोई नई बात नहीं है कि ऐसा काम हुआ है या कोई विभाग बना है, मंत्रालय बना है। कहते हैं कि 1995 में एक विभाग बनाया गया था जिसका नाम था भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी विभाग। तो इसका काम भी यही था कि पारंपरिक ज्ञान को बढ़ाना है। हालांकि बहुत अधिक काम नहीं किया। तो बाद में बताते हैं कि 2003 में सरकार ने फैसला लिया, इसका नाम ही बदल दिया, आयुष कर दिया, विभाग का नाम बदल के। ठीक है, बाद में मंत्रालय बना तो विभाग का नाम आयुष कर दिया। आयुष का मतलब आयुर्वेद, योग, ठीक है, इसके अलावा यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी।
तो इन सभी का जो भी ज्ञान था उन सभी ज्ञान को एक जगह पे लाना, इकट्ठा करना और उसके बाद इसके माध्यम से क्या अच्छा हो सकता है उसकी खोज करना। क्लियर है सभी लोग को? तो एक प्यारा सा प्रश्न जवाब दे दीजिए। बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन थी आप लोग के लिए यहाँ भी। तो इसका जवाब देने के बाद आज के सेशन में बस इतना ही। जो भी महत्वपूर्ण बातें हो सकती थी सब आपको बता दी गई हैं। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे और ऐसे ही नई नई बातें करेंगे और चीज़ों को जानते समझते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। थैंक यू सो मच।